हिंदी कविता के सभी सम्मानित श्रोताओं, दर्शकों को दिनेश चंद्र पाठक का नमस्कार। मित्रों, आज से हिंदी कविता के अंतर्गत हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हमारा प्रयास है कि हिंदी कविता और हिंदी साहित्य से संबंधित ऐसे रचनाकारों से, ऐसे लेखकों से, कवियों से आपकी मुलाकात कराई जाए, उनसे आपका परिचय कराया जाए, जिन्होंने इस क्षेत्र में विभिन्न आयाम अर्जित किए हैं और उनका जो श्रम है, उनकी जो उपलब्धियां हैं, वह आज के समय में नवोदित लेखकों, रचनाकारों के लिए एक प्रेरणा का कार्य कर सकती है। और जो हमारा यह पहला आज का कार्यक्रम है इस श्रृंखला का, इसमें आज का परिचय कराना चाहूँगा उत्तराखंड की एक ऐसी यशस्वी लेखिका, कवियत्री, दर्शन की मर्मज्ञ तथा अन्य भी कई उनकी उपलब्धियां हैं, कई उनके अधिकार के क्षेत्र हैं। मैं परिचय कराना चाहूँगा डॉक्टर कविता भट्ट शैलपुत्री जी से। कविता जी, सादर नमस्कार आपको। आपको सादर प्रणाम। आपका स्वागत है हिंदी कविता के इस ऑनलाइन मंच पर। और इससे पहले कि बातों का सिलसिला आगे बढ़े और आपके व्यक्तित्व और कृतित्व से कुछ अन्य लोग, आप किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आपका यश इस वक्त, मैं यदि आलंकारिक भाषा में कहूँ तो पानी में तेल की तरह सर्वत्र फैल रहा है, किंतु फिर भी जो नवोदित रचनाकार हैं उनके लिए आपका यह जो साक्षात्कार है, यह एक प्रेरणा का कार्य करेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। किंतु बातचीत का सिलसिला आगे बढ़े उससे पूर्व मैं आदरणीय कविता भट्ट शैलपुत्री जी का सूक्ष्म व्यक्तित्व और कृतित्व यहाँ पर आप सभी के सामने रखना चाहूँगा। यद्यपि कुछ व्यक्तित्व इतने बड़े होते हैं कि यदि उन पर विस्तार से बोला जाए तो एक पुस्तिका भी छप सकती है, किंतु संक्षेप में मैं आप सभी श्रोताओं के समक्ष आदरणीय डॉक्टर कविता भट्ट शैलपुत्री जी का साहित्यिक परिचय रखना चाहूँगा। डॉक्टर कविता भट्ट शैलपुत्री जी का जन्म अप्रैल 1979 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद में हुआ था, जो उस समय उत्तर प्रदेश के रूप में था। आपकी पहचान उत्तराखंड की एक पहाड़ी और ग्रामीण पृष्ठभूमि की संघर्षशील महिला के रूप में रही है। इन्हीं संघर्षों में 25 वर्षों से निरंतर लेखन को आप समर्पित रही और पटेल प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश के एक भव्य कार्यक्रम में शैलपुत्री उपनाम से आप विभूषित की गई। आप योग तथा दर्शन की विशेषज्ञ तो हैं ही, और प्रखर वक्ता के रूप में भारतीय दर्शन, परंपरा, संस्कृति और नारी विमर्श इत्यादि आपके लेखन और व्याख्यानों के केंद्रीय विषय रहे हैं। विद्यालयीय स्तर पर विज्ञान वर्ग की विद्यार्थी रहते हुए कालांतर में आपने 4 विषयों दर्शन, योग, अंग्रेजी और समाज कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित की। इसके अतिरिक्त अनेक विषयों में डिप्लोमा लिया। 2 विषयों में आपने यूजीसी नेट किया तथा दर्शन शास्त्र में पीएचडी भी आपने किया है। उत्कृष्ट शोध अनुसंधान हेतु आपको आईसीपीआर नई दिल्ली ने जेआरएफ, जीआरएफ और यूजीसी नई दिल्ली ने पीडीएफ अवार्ड किए। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुदीर्घ और शैक्षणिक अनुभव रखने वाली डॉक्टर भट्ट की विभिन्न विधाओं में 24 पुस्तकें तथा सैकड़ों शोध पत्र, आलेख, कविताएं तथा लघु कथाएं इत्यादि प्रकाशित हैं। आपकी साहित्यिक रचनाएं अनेक भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में अनुदित हो चुकी हैं। आपने भी अनुवाद के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर कार्य किया है। बेटी और पर्यावरण विषय पर आपके हाइकू काव्य पर कथक के मंचन बहुत लोकप्रिय रहे। आपके उत्कृष्ट लेखन हेतु साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश द्वारा आपको वर्ष 2019 का अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना पुरस्कार प्रदान किया गया। साथ ही उत्कृष्ट शैक्षणिक और साहित्यिक लेखन हेतु आप
देश विदेश से अनेक अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पुरस्कारों और सम्मानों से विभूषित की गई है। भारत सरकार के विविध मंत्रालयों, राज्य साहित्य अकादमियों व प्रसार भारती के साथ ही भारतीय उच्चायोग, मॉरिशस सहित अनेक वैदेशिक पहलों पर विशेषज्ञ और अकादमियों में जूरी मेंबर के रूप में आमंत्रित की जाती रही है। फिजी में आयोजित 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में आप भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल में रही हैं। इसके अतिरिक्त आप जो एक वैश्विक ई पत्रिका है नीलांबरा, उसकी आप संपादिका हैं। शैलपुत्री फाउंडेशन की आप मुख्य न्यासी हैं। वैज्ञानिक शोध पत्रिका जिज्ञासा की आप सह संपादिका हैं। कनाडा से प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका हिंदी चेतना के परामर्श मंडल की आप सदस्य हैं। भारत सरकार के अंतर्गत PAC NCERT में परामर्शदाता सदस्य हैं। सभी हिमालयी प्रदेशों को केंद्र में रखकर तैयार की गई हिमालय लोक नीति मसौदा समिति की सदस्य के रूप में आपने लेखिकी योगदान दिया है। आपकी जो अनगिनत उपलब्धियां हैं उनमें से कुछ मैंने यहाँ पर हमारे श्रोताओं से, दर्शकों से साझा की हैं और पुनः मैं आपका इस मंच पर स्वागत करता हूँ। इससे पहले कि हम आपके व्यक्तित्व और कृतित्व से रूबरू हों, हिंदी कविता के मंच पर यदि कविता जी से कविता ना सुनी जाए तो कुछ अधूरा रहेगा। तो मैं चाहूंगा कि शुरुआत आप किसी अपनी मनपसंद कविता से करें, उसके बाद हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। सर्वप्रथम आदरणीय श्री दिनेश चंद्र पाठक जी, आपकी मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे इस पटल के माध्यम से मेरे समस्त पाठकों से, प्रशंसकों से और उसके अतिरिक्त अन्य जितने भी लोग साहित्य प्रेमी हैं, साहित्यानुरागी हैं, सबके समक्ष मुझे मेरे जीवन के पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं आपकी अत्यंत आभारी हूँ। और आपने मुझसे कविता के लिए अनुरोध किया तो इस समय वसंत का यह बहुत ही मनोभावन अनुभव हमारा चल रहा है। यह समय हमारे लिए बहुत ही उमंग, ऊर्जा और उत्साह का है। तो वसंत को समर्पित एक गीतिका से हम प्रारंभ करेंगे। बहुत स्वागत। प्रयास हूँ कि इसे गा करके आप लोगों तक पहुंचाऊं। बुरास की नई कली किवाड़ खोल कर चली, सखी वसंत आ गया, दिशा दिगंत छा गया। पहाड़ियों का यह नगर गीत गुनगुना रहा, मुक्त भाव से निर्झर संगीत झनझना रहा। पर्वतों के कंठ में सुआस घोल कर चली, सखी वसंत आ गया, दिशा दिगंत छा गया। ये डाल डाल झूमेगा, नव पात पात घूमेगा, मन में आस है भरी, शाम सब होंगी हरी। एक किरण जो छू गई, नन्ही सी डोल कर चली, सखी वसंत आ गया, दिशा दिगंत छा गया। जो गांवों में किवाड़ बंद हो रहे हैं घरों के, इस उमंग के साथ कि वह वे किवाड़ पुनः पुनः खुलेंगे, उनको समर्पित ये पंक्तियां कि किवाड़ गांव के भी कल झूम कर खुलेंगे कल, किवाड़ गांव के भी कल झूम कर खुलेंगे कल। अब रंग जाएंगे बदल, सब जाए सबर सबर,
कानों में प्रेम मीठे बोल 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 कर चली, सखी बसंत आ गया, हिय दुष्यंत छा गया, सखी बसंत आ गया, हिय दुष्यंत छा गया। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और दूरदर्शन उत्तराखंड से भी आपकी यह रचना प्रसारित हुई है। और बसंत जैसे विषय के साथ में उत्तराखंड के पलायन के दर्द को सम्मिलित कर देना, यही मतलब केवल रचनाकार नहीं, एक प्रकार से लोक प्रहरी का कार्य वो आपने किया है। और अब कुछ प्रश्नों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय कविता जी, आपने उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के ग्रामीण परिवेश से अपनी शैक्षणिक, लेखकी और साहित्यिक यात्रा को नित नए आयाम देते हुए साहित्य अकादमी जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से विभूषित होने का गौरव प्राप्त किया है। साथ ही फरवरी 2023 में फिजी में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में भारत सरकार के प्रतिनिधि मंडल में आप प्रतिनिधि के रूप में भी सम्मिलित हुई। वर्तमान में हिंदी साहित्य भारती जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, 35 देशों में कार्य कर रहा है, उसकी आप उत्तराखंड प्रदेश की अध्यक्ष हैं। और आपको मिले सम्मानों की तो मैं पहले ही सूची बोल चुका। तो आपका यह जो सफर है, इन उपलब्धियों को हासिल करने में आपका जो संघर्ष रहा होगा, उस संघर्ष की शैक्षणिक, साहित्यिक और सामाजिक यात्रा को आप कैसे स्मरण करना चाहेंगे आज के समय में? हमारा जो समय था, मेरा जब जन्म हुआ तो मेरा जो मूल गांव है, पौसाड़ा के नाम से मेरा गांव टिहरी गढ़वाल में है। और यदि लोगों को स्मरण हो तो चंद्रवदनी जो क्षेत्र है उसके पास मेरा गांव पड़ता है। पुराने समय में इस स्थान को खास पट्टी, पहले पट्टियों का हिसाब होता था राजा के समय में, तो इसको खास पट्टी में यह गांव पड़ता है। और हमारा जो क्षेत्र रहा है वह क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भी राजा के अधीन रहा, तो बहुत सारी ऐसी विकास की प्रक्रियाएं थी जो कि वहां तक नहीं पहुंच पाई। साथ ही जब मेरा जन्म हुआ तो उस समय हमारे ग्रामीण परिवेश में यह धारणा बहुत ही दृढ़ थी कि बेटियां जो है वो बेटों के समान प्यार नहीं पाती थी। और आज भी हम कहीं ना कहीं, आप सभी लोग भी मेरी इस बात पर सहमत होंगे कि कहीं ना कहीं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अभियान चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान इसीलिए बेटियों को समर्पित है कि भ्रूण हत्या से बेटियां भ्रूण हत्या जैसा दंश ना झेलें, दहेज जैसा दंश ना झेलें, और इस प्रकार के अन्य जो भी हमारे समाज की कुछ विकृतियां हैं ऐसे दंश ना झेलें। तो समय वह भी यही था कि बेटियों को पूरी तरीके से उस तरह से पढ़ने का, उस तरीके के समान अवसर प्राप्त नहीं थे। लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि से प्रारंभ करके मेरा प्राथमिक विद्यालय जो गांव का था, वहां से मैंने शिक्षा प्रारंभ की। उसके उपरांत मेरे पिताजी श्री बांकेलाल रतूड़ी जी, जो कि अध्यापक रहे और उसके बाद वे प्रधानाचार्य बने, और मेरी माता जी कुछ उनका राजनीतिक योगदान भी रहा, श्रीमती शकुंतला रतूड़ी। लेकिन वह समय वह नहीं था, उस समय हम लोग शुरू कर रहे थे। और फिर जब पिताजी का उनकी पोस्टिंग हुई थी पुरानी टिहरी में, तो हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। फिर वहाँ पर मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा आगे बढ़ाई और धीरे धीरे फिर यह शिक्षा पुनः गांव की ओर लौटी। और मैंने जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की शिक्षा अपनी पूरी की, वे ग्रामीण परिवेश से ही पूरी की, क्योंकि विज्ञान वर्ग की मैं छात्रा थी और एक धारणा थी, क्योंकि लड़कियां विज्ञान विषय नहीं लेती थी, तो मेरे साथ मुझे सहपाठनियां नहीं मिली।
और फिर मुझे पापा ने कहा कि नहीं, तुमको तो अब ऐसा है कि देख लो तुमको क्या करना है। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे पढ़ना तो विज्ञान ही है और इसके लिए मुझे सहपाठिनियां मिले या ना मिले। तो मैं इंटरमीडिएट में अकेली लड़की थी उस कक्षा में और सभी लड़के थे, तो वो सब भी झेलना पड़ा। फिर धीरे धीरे 2 लड़कियां मेरे से प्रेरित होकर के और विज्ञान वर्ग में सम्मिलित हो गई, तो मेरे साथ 2 सहपाठिनियां मुझे मिल गई। इस प्रकार से हिंडोला खाल इंटरमीडिएट कॉलेज अभी है वहां पर, वहां से मैंने इंटर किया। और वह समय था जब उत्तराखंड आंदोलन अपने चरम पर था। तो हमारी जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं, अभी आप देख रहे होंगे कि बच्चों को कितना अधिक से अधिक प्रतिशत के लिए उनको दबाव रहता है। वह जमाना ऐसा नहीं था। वह जमाना ऐसा था कि हम पढ़ रहे थे लेकिन हम खेती के कार्य भी कर रहे थे, पशुपालन के कार्य भी कर रहे थे, घर के सारे कार्यों में हाथ बटा रहे थे। और यह करते करते उत्तराखंड आंदोलन का भी एक हम लोग हिस्सा हो गए, रैलियों में जाना, वहां पर भाषण देना और ये सब कुछ। उसी दौरान फिर कुछ ऐसा रहा कि उत्तराखंड महिला मंच की जो महिला कार्यकर्ताएं कार्य करती थी, शराबबंदी का वे कार्य कर रही थी उस समय। तो उन आंदोलनों में भी हम लोग बढ़ चढ़ करके हमने भाग लिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये अध्ययन को एक तरीके से भटकाव की स्थिति में ला देता है। लेकिन खैर, वो सब भी साथ साथ चलता रहा और मैंने अपनी इंटर की पढ़ाई पूरी की। और अच्छा ये रहा कि ये सब करने के बाद भी हम लोग जब पूरी हुई पढ़ाई तो ठीक रहा फिर, लेकिन थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया, घर की परिस्थितियां गड़बड़ा गईं और बाद में मुझे इस तरह के दबाव बन गए कि मुझे अपने ही नौकरी करके, प्राइवेट जगह जगह में नौकरी करके मैंने किसी तरीके से अपना अध्ययन उसको जारी रखा। और लेकिन मुझे विज्ञान वर्ग छोड़ना पड़ा और विज्ञान वर्ग को छोड़ने का दर्द मेरे लिए बहुत बड़ा था। बेसिकली मैं या तो मेडिकल में जाना चाहती थी या फिर मैं एक बहुत अच्छी एडवोकेट बनना चाहती थी। लेकिन ईश्वर को यही मंजूर था कि मेरी जो भी शिक्षा दीक्षा हुई, फिर उसके बाद ये प्राइवेट में आ गई। और धीरे धीरे फिर वहाँ जो मैंने था कि क्योंकि साहित्य में मेरा रुझान था, मैं लिखती थी, 5वीं 6ठी कक्षा से ही लिखती थी। और इसका कारण ये था कि मेरे पिताजी हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। दादाजी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे और श्री सदानंद रतूड़ी जी को मैं निश्चित रूप से याद करना चाहूंगी। और उनका ज्योतिष पर बहुत अच्छा अधिकार था। तो घर का जो वातावरण था वो कहीं ना कहीं साहित्य और प्राचीन जो प्राच्य विद्याएं हमारी हैं उनकी तरफ था। और इसलिए मेरा जो रुझान था वह धीरे धीरे योग और दर्शन की तरफ हुआ। फिर साहित्य को साथ साथ मैं स्नातक स्तर तक साहित्य की विद्यार्थी रही और फिर मैंने अंग्रेजी साहित्य को भी अपने अध्ययन में लिया। ये सब खैर अलग सी बातें हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा मकाम मेरे शैक्षणिक जो यात्रा है उसको तब मिला जब मैंने दर्शन शास्त्र में शोध करने का विचार अपनाया। और उसके बाद मैंने उस पर निर्णय लिया कि मुझे दर्शन शास्त्र में योग पर अध्ययन करना है। उसी समय ईश्वरीय कृपा से मेरे को बहुत अच्छी मेरी जो शोध की मेरी गाइड रही हैं प्रोफेसर इंदु पांडे खंडूरी, निश्चित रूप से मैं उनको अपने शैक्षणिक यात्रा का बहुत बड़ा प्रेरक मानती हूँ। उनकी प्रेरणा से और उनके निरंतर उत्साहवर्धन के द्वारा मैंने अपनी शैक्षणिक यात्रा को जारी रखा। फिर योग में, दर्शन में ये यात्रा जारी रही और उसी दौरान मुझे भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद से JRF और GRF, जैसा कि आपने बताया दर्शकों को, वो मुझे प्रदत्त की गई। और इन्हीं अवार्डों के साथ PDF UGC में मैं उत्तराखंड से ऐसी महिला थी जो कि उस वर्ष के लिए एकमात्र महिला पूरे देश भर में PDF के लिए मुझे चुना गया था। तो ये सब बड़ा अच्छा रहा और धीरे धीरे ऐसे ही यात्रा मेरी चलती रही। साहित्य को मैंने कभी नहीं छोड़ा। मेरा पहला संग्रह आया था 2012 में, उसका शीर्षक था आज ये मन। और उस संग्रह में मैंने वो सारे दर्द जो प्रारंभिक अवस्था से मुझे झेलने पड़े वो मैंने उसमें अभिव्यक्त किए हैं।
और निश्चित रूप से वो मेरी पहली पुस्तक थी, लेकिन शैक्षणिक स्तर पर मेरी जो पहली पुस्तक थी वह भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद से अवॉर्डेड काम था और उसको चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान ने प्रकाशित किया था। और सभी को ये जान करके बहुत अच्छा लगेगा कि उस कार्य के लिए चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान ने मुझे बहुत अच्छी, जिसे कहते हैं, धनराशि भी प्रदान की थी। तो मैं उसके बाद बहुत प्रोत्साहित हुई है। ये यात्रा आगे चली और अब आज जो है वो आप लोगों के सम्मुख है। जी, लेखकों को अपने लेखन के फलस्वरूप कोई धनराशि उपलब्ध हो जाए, ये बहुत बड़ी वरना आमतौर पर लेखक बेचारा काम ही करता रह जाता है पूरे जीवन। जी जी बिल्कुल। और जहाँ तक आपने अपने जीवन का वृत्तांत सुनाया, आमतौर पर एक रचनाकार के साथ ऐसा होता है, जब वो अपने जीवन की परतें खोलने लगता है, कई लोगों को लगता है भाई अरे ये तो मेरे जीवन का भी हिस्सा था। तो जब आप बता रही थी अभी कि आप विज्ञान के क्षेत्र में जाना चाहती थी, तो मुझे अनायास ही याद आ गया, पिताजी हमारे बहुत ही मतलब घर में हंसी मजाक का माहौल बना के रखते थे। तो ऐसे एक दिन मैंने उनसे बोला, मैंने कहा पिताजी मैं राष्ट्रपति बनूंगा। तो उन्होंने जवाब दिया, बेटा राष्ट्रपति बन पाए ना बन पाए तो अपनी पत्नी का पति जरूर बन जाएगा। तो होता है, हम जीवन में कई सारे करियर सोचते हैं, किंतु कहीं ना कहीं हमारा जो क्षेत्र है, मैं ये मानता हूँ वो पूर्व निश्चित होता है। और आप अगर विज्ञान के क्षेत्र में चले जाती तो इतनी चिंतनशील लेखिका से शायद हम वंचित भी हो सकते थे। हालांकि हो सकता है आप विज्ञान के क्षेत्र में फिर लिखती, किंतु फिर भी संभावनाओं के द्वार सदैव खुले हैं मानव जीवन में। जी। आगे मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो हमारी पर्वतीय महिलाएं हैं, क्योंकि उत्तराखंड से हम इस वक्त बात कर रहे हैं और पर्वतीय महिलाओं का जिक्र ना हो तो यह उनके साथ अन्याय होगा। हमारी पर्वतीय महिलाएं अपने जुझारूपन के लिए जानी जाती हैं। जो संघर्ष अपने जीवन में वो जीती हैं, वह कई लोगों के लिए प्रेरणा का कार्य करता है। आप स्वयं भी एक जुझारू व्यक्तित्व की स्वामिनी हैं, किंतु क्या आपके जीवन में ऐसी किसी अन्य कर्मठ महिला से प्राप्त प्रेरणा का कोई योगदान रहा है, कोई मार्गदर्शन रहा है, या कोई ऐसा स्त्री अथवा पुरुष जिनका जो व्यक्तित्व हो आपके लिए एक पथ प्रदर्शक का कार्य करता हो? जी, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, आजकल की जो पीढ़ी है उस पीढ़ी ने वे पीड़ाएं कम देखी हैं। हालांकि ग्रामीण स्तर पर अभी भी बहुत स्तर सुधरा नहीं है जीवन का, लेकिन उस समय की मैं बात करती हूँ जब आज की तरह ना तो क्या होता था कि चक्कियां भी नहीं होती थी ठीक से, और हमारी माताएं और बहनें, हमारी दादियां, हमारी नानियां, आपको भी स्मरण होगा कि घर में हम लोग चक्की चला करके अपने लिए आटा तैयार करते थे। बिल्कुल। और मैंने स्वयं भी आटा मतलब गेहूं उसमें डाल करके, जौ डाल करके, कोदा डाल करके हम लोग चक्की में पीसते थे, अपने हाथ से जो चक्की चलाते थे। निश्चित रूप से किसी को भी ये बात बहुत हो सकता है कि अविश्वसनीय लगे। एक दिन आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी, जिनका व्यक्तित्व उत्तराखंड की संस्कृति को और गीतों को समर्पित रहा है, तो उनसे मेरी बातचीत चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमारी पीढ़ी के वास्तविक श्रोता आप लोग नहीं हैं, बल्कि आपके माता पिता, दादा दादी रहे हैं। तो मैंने उनसे एकदम कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, और हमने भी वो सारे कार्य किए हैं। हमने धान पीसा है ओखली पर, और हमने हाथ से चक्की चलाई है। इसलिए जब वो कोई ऐसा गीत गाते हैं जो यहाँ की माताओं और बहनों के दर्द से जुड़ा हुआ हो, तो हम उसी युग में चले जाते हैं। और मेरी माँ को मैंने वो सारे कार्य करते हुए देखा। आप सोचिए कि जब महिला का प्रसव होता है तो उसको लगभग 21 दिन तक घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता, लेकिन मेरी माँ को, जब मेरी बहन का जन्म हुआ, हम लोग 5 भाई बहन हैं और मैं सबसे बड़ी क्योंकि घर में रही हूँ, तो उन सारे संघर्षों की मैं साक्षी रही हूँ जो मेरी माँ ने किए, मेरे पिता ने किए। तो मेरी माँ
आप विश्वास नहीं करेंगे कि प्रसव के उपरांत वह 7वें 8वें दिन से ही रुपाई करने चली गई। तो ये जो सारे संघर्ष थे वो मैंने अपनी आंखों से देखे और कई बार मैं उस पर बहुत भावुक हो जाती हूँ। इन्हीं स्थितियों में हम लोगों ने अपना पढ़ाई लिखाई किया, जो भी वातावरण था उसको हमने करते करते किसी तरीके से जारी रखा। और उन्हीं स्थितियों में माँ के लिए एक रचना, क्योंकि मेरे जीवन में जो सबसे ज्यादा जिसको मैं प्यार करती हूँ, माँ के संघर्षों को मैं प्रणाम करती हूँ हमेशा, कि उसने हमको उन्हीं स्थितियों में पाला पोसा, जहाँ तक जितना भी हो सका हमको अपना अवलंब दिया, प्यार दिया। और पिता की छत्र छाया भी रही, हालांकि अब मेरे पिता है नहीं इस दुनिया में, लेकिन उसने भी जितना उनसे हो सकता था किया। घर की परिस्थितियां खराब रही तो धीरे धीरे इसी में हम लोग करते रहे। तो मेरी माँ को मैं एक आदर्श महिला के रूप में देखती हूँ, और जब भी मैं किसी परिस्थिति से दो चार होती हूँ तो मैं अपनी माँ को याद करती हूँ। और निश्चित रूप से एक जो सार्वभौमिक सत्ता है वह मातृशक्ति के ही रूप में है। आजकल नवरात्र चल रहे हैं और देवी माँ की ऐसी कृपा रही है, माँ भगवती की, कि उन्होंने मुझे निरंतर अपने जो उनका एक आध्यात्मिक जो स्तर है उससे मुझे हमेशा अवलंब दिया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस माँ को समर्पित और इस माँ को समर्पित, दोनों को समर्पित एक मेरी रचना जो कई बार मैं लोगों को रुला देती है। कोटद्वार में एक कार्यक्रम था, उसके आप भी साक्षी हैं, और एक महिला वहां पर बहुत रोई थी। उसके बाद वो मुझसे आके लिपटी और उन्होंने कहा कि बेटा तुमने ये कैसे लिखा। लिखता नहीं है कोई भी, वो जिस दर्द को जीता है उसको अगर प्रयास करता है कि लेखनी के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। तो एक कविता जो गढ़वाली में मूल रूप से लिखी गई थी और बाद में हिंदी के श्रोताओं के लिए इसको अनुदित किया गया था, वह मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। कि दूर धारमा रगऱ्यांदी, गढ़वाली भाषा में यह है, मेरी दूध बोली है जो। दूर धारमा रगऱ्यांदी आंखों का सवाल, माँ मेरा पेट माँ पलने की खुशी को फफराट, अगर मैं लिख सकदू तो सैत में लिखवार बन जांदू, तो सैत में लिखवार बन जांदू। माँ घास और लकड़ों का दगड़ा दगड़ी, मीठे भी बुकनी रहे तो पेट माँ। माँ घास और लकड़ों का दगड़ा दगड़ी, मीठे भी बुकनी रहे तो पेट माँ, तेरी खुटियों की छालों की पीड़ा, अगर मैं गैठे सकदू तो सैत में लिखवार बन जांदू। रुपनी लगानी रहे तो कुकड़ा कुकड़ी, वही रुपाई जो वो करती थी खेतों में। रुपनी लगानी रहे तो कुकड़ा कुकड़ी, और बरखा घाम बतवाणों मां झुरानी रहे तेरी जुकड़ी। तेरी आंखों का सवाल अगर कागज में उतार सकदू तो सैत में लिखवार बन जांदू। उकाल उदार पानी घाटा बाटा नपती तेरी आंखी, उकाल उदार पानी घाटा बाटा नबदी तेरी आंखी, और ऊमचूंद पानी, और ऊमचूंद पानी को हिसाब अगर मैं लेख सकदू तो सैत में लिखवार बन जांदू। तेरी जिंदगी सुखनी रहे, तेरी जिंदगी सुखनी रहे, मगर तू हैसनी रहे। तेरी जिंदगी सुखनी रहे और तू हैसनी रहे। चूर पर एक एक किताब अगर मैं लेख सकदू तो सैत में लिखवार बन जांदू, सैत में लिखवार बन जांदू। और आज मैं उड़ानू छो देश विदेश, बहुत छन में मुँह कपड़ा लगता। आज मैं उड़ानू छो देश विदेश और बहुत छन में मुँह कपड़ा लगता। तुई मुन्नी छे एक भी झुल्ली, तुई मुन्नी छे एक भी झुल्ली, छे तो केवल मिन्नत और आस। वी आस को हिसाब अगर मैं लेख सकदू तो सैत में लिखवार बन जांदू, तो सैत में लिखवार बन जांदू। ये इस कविता का गढ़वाली जो अंश थे कुछ मैंने आपसे साझा किए, और ये संघर्ष हमने नित्य देखे, उनको जिया, स्वयं भी हमने वो संघर्ष किए। तो वो दर्द कभी कभी कलम में आ जाते हैं और प्रयास। बहुत ही जी भावपरक आपकी रचना है,
जी किंतु मैं चाहूंगा कि जो हमारे हिंदी के श्रोता हैं, दर्शक हैं, जो गढ़वाली नहीं जानते, जी जी उनके लिए आप इसका हिंदी अनुवाद भी यदि जी प्रस्तुत करें। जी बिल्कुल। माँ शीर्षक से ये रचना है और माँ को हालांकि पुराने समय में हम कहते थे बुए, बुए शब्द माँ के लिए उपयोग में आता था। तो माँ को समर्पित ये रचना है और इस तरह से है कि माँ, मैं जब तेरे पेट में पल रही थी, मेरे जन्म की खुशी, जन्म लेने की खुशी का रास्ता देखती तेरी आंखों की प्रतीक्षा और गति, उस उमंग और उत्साह को यदि मैं लिख पाती तो शायद मैं लेखिका बन जाती, तो शायद मैं लेखिका बन जाती। पहाड़ के दुरूह चढ़ाई उतराई वाले रास्तों पर घास, लकड़ी, पानी और तमाम बोझों के साथ ढोती रही मुझे भी तू अपने गर्भ में। घास, लकड़ी, पानी और तमाम बोझों के साथ ढोती रही मुझे भी तू अपने गर्भ में। तेरे पैरों में उस समय जो छाले पड़े, उस दर्द को यदि कागज पर उकेर पाती तो शायद मैं लेखिका बन जाती, तो शायद मैं लेखिका बन जाती। तेज धूप, बारिश, आंधी और पहाड़ी सीढ़ीदार खेतों पर दिन दिन भर झुककर तू धान की रोपाई करती रही। पहाड़ी रास्तों की चढ़ाई उतराई को नापती तेरी आंखों का दर्द और उन टपकते आंसुओं का हिसाब यदि कागज पर उकेर पाती तो शायद मैं लेखिका बन जाती, तो शायद मैं लेखिका बन जाती। तेरी जिंदगी सूखती रही, तेरी जिंदगी सूखती रही, मगर तू हंसती रही। तेरे चेहरे की एक एक झुर्री पर एक एक किताब अगर मैं लिख पाती तो शायद मैं लेखिका बन जाती। आज हवाई जहाज से उड़कर करती हूँ मैं देश विदेश की यात्राएं। आज हवाई जहाज से उड़कर करती हूँ मैं देश विदेश की यात्राएं। कपड़े, गहने और तमाम संसाधन सब कुछ है मेरे पास, मगर तेरे बदन पर बदलने को नहीं था एक पुराना कपड़ा, मगर तेरे बदन पर बदलने को नहीं था एक पुराना कपड़ा। थी तो केवल मेहनत और आस, उस आस का हिसाब यदि मैं कागज पर उकेर पाती तो शायद मैं लेखिका बन जाती। और तेरे पास कुछ नहीं था, मगर थी केवल मेहनत और आस, उस आस का हिसाब यदि मैं कागज पर उकेर पाती तो शायद मैं लेखिका बन जाती, तो शायद मैं लेखिका बन जाती। ये माँ को समर्पित रचना थी। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जब माँ पर चर्चा चली ही है, ऐसे में एक प्रश्न बनता है कि एक या दो पीढ़ी पहले की जो एक घरेलू माँ थी और आज के समाज की एक जो आधुनिक माँ है, जिसे हम सुपर मॉम भी आजकल कह देते हैं, है ना? तो क्या आपको इनके आर्थिक, मानसिक या सामाजिक स्तर में कोई अंतर नजर आता है? जी बिल्कुल। अंतर तो बहुत आया है, क्योंकि अब हमें ही देख लीजिए और हमारी माँ को देखिए कि जिस उम्र में हम हैं, इस उम्र में जब हमारी माँ थी तो हमारी माँ के पास वो सारा कुछ नहीं था जो हमारे पास है। इस कविता में भी ये चर्चा की गई है। तो निश्चित रूप से अंतर तो बहुत आया है पहले से अभी तक, लेकिन महिलाओं के कार्यभार उस समय अलग तरह के थे, अब अलग तरह के हैं। उस समय महिलाओं के जो काम थे वो घरेलू, चाहे वो खेती के काम हो, चाहे पशुपालन के काम हो, चाहे बच्चों की देखभाल करने के काम हो, वो ग्रामीण स्तर की मैं बात कर रही हूँ। और समय के जो काम थे उनका कोई आर्थिक उसका कहूंगी कि अवदान नहीं था, यानी आर्थिक उससे हम कोई लाभ नहीं ले सकते थे। दिन भर वो खेत में काम करती थी, लेकिन उसको पैसा उससे नहीं मिलता था, या वो पशुपालन के कार्य करती थी तो पैसा नहीं। अब क्या है कि इस पीढ़ी की जो महिलाएं हैं, यदि वो कार्य कर रही हैं, चाहे वो रोजगार में हैं, चाहे वो किसी भी अन्य क्षेत्रों में हो, तो कहीं ना कहीं उनको आर्थिक रूप से एक अवलंब है, उस समय नहीं था।
तो इस तरह के अंतर तो हैं। अब थोड़ा कुछ चर्चा की दिशा को मोड़ते हैं। जी। आपके व्यापक जीवन दर्शन से परिपूर्ण और काव्य की विविध शैलियों में पूरे अधिकार के साथ आपने लिखा है। वर्तमान में अतुकांत कविताएं बहुत लिखी जा रही हैं। जी। ऐसे में तुकांत कविता के भविष्य पर आपके क्या विचार हैं, और व्यक्तिगत रूप से तुकांत और अतुकांत कविता में से कविता जी को कौन सी कविता पसंद है? जी जी, ये तो बड़ा प्रश्न जो है, इसको मैं कहूंगी प्रासंगिक है लेकिन जटिल भी है। फिर भी मेरा जो विचार है वो मैं रखती हूँ। मुझे लगता है कि कविता की जब हम बात करते हैं तो क्योंकि प्रत्येक कविता भाव पक्ष और कला पक्ष इन दोनों से समृद्ध होनी चाहिए, तो तुकांत कविता कला पक्ष को सुदृढ़ करती है, या यूं कहूं कि छंदोबद्ध जितनी कविताएं हैं वो सब कविताएं कला पक्ष को सशक्त करती हैं। किंतु एक प्रश्न यह भी है कि केवल छंद में ढाल करके हम अपने मन के भाव पाठक और प्रशंसकों तक, साहित्यानुरागियों तक पहुंचा पा रहे हैं या नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यदि छंद में भी कविता है, तुकांत भी है, तो उसमें उन भावों का प्रवाह अत्यंत आवश्यक है जो कि कविता को कविता बनाता है। मेरा मानना यह है कि भाव पक्ष प्रबल होना बहुत आवश्यक है, और इस दृष्टि से अतुकांत कविताएं भी काफी अच्छी लिखते हैं कई लोग। और इसका मैं कुछ जैसे छोटी कविताएं हम अगर अतुकांत भी हैं तो उनकी भी हम एक उदाहरण में यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूंगी। छोटी सी कविता अपनी साझा करती हूँ आपसे कि जीवन प्रश्न पत्र अनिवार्य प्रश्न हो तुम, जीवन प्रश्न पत्र अनिवार्य प्रश्न हो तुम, और परीक्षार्थी सा विवश है मेरा प्यार, परीक्षार्थी सा विवश है मेरा प्यार, उत्तीर्ण भी होना है और समय भी कम है, उत्तीर्ण भी होना है और समय भी कम है, तो बताओ तो सही कहाँ से प्रारंभ करूं, तो बताओ तो सही कहाँ से प्रारंभ करूं। ये एक ऐसी महिला के हृदय के उद्गार हैं जो कि पूर्वार्ध से थोड़ा सा आगे अब पहुंच गई है, और उसके जीवन में यदि उस समय प्यार की एक मनुहार, एक फुहार आती है तो उस पर ये कविता है। केवल 7-8 पंक्तियों की कविता है, ये अतुकांत है, लेकिन भाव इसमें डालने का प्रयास किया है मैंने। तो बाकी तो पाठक डिसाइड करेंगे कि कितनी ये अच्छी है। दिनेश पाठक जी नहीं, पाठक दिनेश पाठक जी भी मैं संयोग से पाठक ही हूँ। मैं दोनों तरह से पाठक हूँ, और आपकी यह कविता मुझे वाकई में बहुत पसंद है। मैं कई बार इसे पढ़ता हूँ। मैंने अपनी जो वेबसाइट है sahityasudha.in उस पर भी इसे साझा किया था। जी जी जी। किंतु जब इस कविता की बात आ ही गई है जी, तो मैं यह कहना चाहूंगा, इसमें भावों की एक गहरी अनुभूति है। जी। अच्छा, एक चीज आती है, जब मैं भी कभी कुछ लिखता हूँ और उसे सोशल प्लेटफॉर्म पर अलग अलग पटलों पर साझा करता हूँ, तो कई बार लोग मैसेज करके पूछते हैं, अरे भाई किस पे लिखा है? तो एक रचनाकार के रूप में या एक व्यक्ति के रूप में मैं भी उन्हें कुछ जवाब देता हूँ। किंतु जब इस वक्त आप यहाँ पर हैं तो एक प्रश्न में एक रचनाकार से यह जानना चाहूंगा कि जब वह इतनी सशक्त अनुभूति को व्यक्त कर रहा होता है जी, तो उसमें उसके अपने जीवन का भी कुछ अनुभव होता है, या वो अपने आसपास के परिवेश को देख के, अपने सामाजिक पात्रों को जो उसके आसपास है उनको देख करके, उनकी संवेदना को अनुभूत करके उसे अपनी रचना में ढाल लेता है, या ये फिर ये दोनों चीजें हो जाती है? जी, मुझे लगता है कि दोनों ही जो परिस्थितियां हैं, उसके जीवन की निजी परिस्थितियां या फिर जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, वे सब लिखने को प्रेरित करती हैं। लेकिन मैं इतना अवश्य मानती हूँ कि जिस व्यक्ति ने पीड़ा को जीवन में देखा नहीं, पीड़ा को जिया नहीं, वह कहीं ना कहीं उस पीड़ा की अनुभूति को नहीं पहुंचा सकता है ठीक प्रकार से। यानी कि जो हमारी रचनाएं होती हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारा अपना जो निजी जीवन है उसके अनुभव तो होते ही हैं,
साथ ही सामाजिक परिदृश्य में जो परिस्थितियां जो हमारे समक्ष उपस्थित होती हैं या ऐसी घटनाएं जो बहुत गहरा प्रभाव हमारे मन पर छोड़ती हैं, उनको भी हम लिखने का प्रयास करते हैं। और मुझे याद है कि जब मेरा पहला संग्रह आया था, तो मेरे पहले संग्रह के प्रकाशन में मेरे पति श्री सुभाष भट्ट जी ने मुझे प्रेरित किया था कि तुम ये सारी डायरियां भरती हो, डायरियों में तुम्हारा लिखा हुआ रह जाएगा। और उससे पहले हालांकि बहुत सी बाल पत्रिकाओं में और ऐसे कुछ जो विद्यालयी जो पत्रिकाएं होती हैं उनमें मैं प्रकाशित होती रही, लेकिन उसके बाद मुझे एक प्रेरणा मिली कि नहीं, वास्तव में इनकी बात तो सही है और मुझे इसको प्रकाशित करना चाहिए। तो मैं बिल्कुल निसंकोच ये बात रखना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, तुम इसको प्रकाशित करवाओ, और मैंने फिर उसके बाद उसके लिए प्रयास किया और प्रकाशित होकर के आई। तो निश्चित रूप से हमारे निजी जीवन का भी प्रभाव रहता है। और उसके बाद फिर मैंने एक कविता लिखी थी, कुछ डग भरे हैं अभी तो उड़ान शेष है, वो कविता बाद में साझा करूंगी। लेकिन उससे पहले एक कविता जो मुझे स्वयं को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए अच्छी लगती है कि पहाड़ी महिला जो कि खेती करती है, पशुपालन करती है, उसी में अपनी पढ़ाई करती है एक नन्ही बालिका के रूप में। और आजकल फूलदेई का भी पर्व चल रहा है, तो उस फूलदेई में भी बालिकाएं अपना फुलकंडी भर करके देलियों पर शुभकामनाओं और आशीर्वाद के साथ रखती हैं। नवरात्र आजकल चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि वह महिला जब संघर्ष करती है तो एक पहाड़ी महिला जो कि 40 वर्ष की है, वो या 25 वर्ष की है, उसी में वो इतना उसकी उम्र अधिक दिखने लगती है उन संघर्षों के कारण। तो उस संघर्ष को समर्पित एक कविता है कि बहुत सुकोमल नहीं खुरदुरी सी हैं हथेलियां मेरी। उस महिला की हथेलियों की बात है। नायिका की हथेलियों की बात हमेशा होती, पर मेरी नायिका वो पहाड़ी महिला है। बहुत सुकोमल नहीं खुरदुरी सी हैं हथेलियां मेरी, और स्पर्श का सुख हो या ना हो किंतु निष्ठा है इनमें। स्पर्श का सुख हो या ना हो किंतु निष्ठा है इनमें, और रेखाएं नहीं दिखती इनमें। रेखाएं नहीं दिखती इनमें, बहुत परिश्रम किया है इन्होंने, क्योंकि संघर्ष अस्तित्व का था, क्योंकि संघर्ष अस्तित्व का था। और अब तुम चूम लो हाथ मेरे। यदि इस संघर्ष को किसी का अवलंब मिल जाए तो कितना वो संघर्ष आगे जा सकता है। यह इन पंक्तियों में है कि अब चूम लो तुम हाथ मेरे, ऐसे जैसे कोई सिद्ध पुरुष या योगी अभिमंत्रित कर देता है एक काला धागा या भोज। तुम भी चूम कर मेरी हथेली, इस पर कुछ रेखाएं बना दो। तुम भी चूम कर मेरी हथेली, इस पर कुछ रेखाएं बना दो। और कोई कुछ भी कहे तुम मत सुनना, कोई कुछ भी कहे तुम मत सुनना, मेरे लिए हट करके यदि तुम सिद्ध बन जाओ, मेरा वचन है मिथ्या ना होगा। हमारी विजय गाथा पीढ़ियां बांचेंगी, हमारी विजय गाथा पीढ़ियां बांचेंगी। तो ये कविता समर्पित है उन पुरुषों को जो कि निश्चित रूप से अपने घर की, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे उनकी प्रेमिका हो, चाहे पत्नी हो, मातृशक्ति के रूप में, ये मातृशक्ति के विविध रूपों में यदि उनको प्रोत्साहित करते हैं तो महिला और पुरुष एक दूसरे के पूरक बन करके किस तरह से कार्य कर सकते हैं, ये उस पर कविता जी। बहुत सुंदर भाव। और आगे बढ़े तो देखा जाए तो आज का हमारा विमर्श हिंदी कविता के साथ साथ यहाँ की जो नारी है, उसकी जो परिस्थितियां हैं, वह भी बन गया। तो जब बात यह चल रही तो एक प्रश्न मन में और आता है कि एक समय था जब पुरुष साहित्यकारों ने स्त्री जीवन की विडंबनाओं पर बहुत लिखा, उपन्यास लिखे, कविताएं लिखी, काफी कुछ लिखा। आज लेकिन बड़े स्तर पर महिलाएं स्वयं ही साहित्य सृजन करके अपने साहित्य के माध्यम से अपनी आवाज मुखरता से उठा रही है, अपनी समस्याओं को रख रही है। तो जब आज स्वयं महिलाएं अपनी बात रखने में इतनी सक्षम हमें नजर आती हैं,
तो इसका धरातल पर आपको समाज में स्त्रियों की स्थिति में कोई परिवर्तन इससे नजर आता है या यह सिर्फ एक वाणी विलास बनकर रह जाता है? जी, एक पुराना उक्ति है कि साहित्य समाज का दर्पण है, लेकिन इसे यदि हम यूं कहें कि साहित्य समाज का मार्गदर्शक है, दर्पण होने के साथ साथ मार्गदर्शक है, तो यह अधिक उपयुक्त होगा। और इसमें मार्गदर्शक बनने के जो पूरे जिन जिन लक्षणों से हम तुलना कर सकते हैं, वो सब साहित्य में हैं। जब भी हम साहित्य में कोई विषय रखते हैं तो वो पाठकों तक पहुंचता है। और आज तो सोशल मीडिया का युग है और सभी महिला साहित्यकार भी उतनी ही कुशलता के साथ अपनी बात को उन पटलों पर रख रही हैं। तो निश्चित रूप से प्रभाव तो इनका होता ही है और इस बात के हम साक्षी हैं कि महादेवी वर्मा से लेकर के और अभी तक के युग तक जो परिवर्तन आए, तो कहीं ना कहीं साहित्य का गहरा प्रभाव है और मार्गदर्शक का कार्य ये कर रहा है। तो निश्चित रूप से समाज पर इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। और आज हम लोग लिख रहे हैं, महादेवी वर्मा जी ने मैं नीर भरी दुख की बदली लिखा और आज मैं लिखूं कि उड़ान शेष है, तो परिवर्तन तो कहीं ना कहीं आया है। जी बिल्कुल। अंतिम सोपान की तरफ जाने से पहले कुछ प्रश्न और। हिंदी साहित्य भारती की बात यदि ना करें वर्तमान समय में तो वह इस संगठन के प्रति अन्याय होगा, क्योंकि जिस निष्ठा के साथ यह संगठन भारतीय संस्कृति और हिंदी साहित्य की सेवा कर रहा है, उसे जन जन तक पहुंचना भी आवश्यक है। और आप इसकी उत्तराखंड प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो मैं यह चाहूंगा कि आप इसके जो कार्यकलाप हैं, जो इसके दिशा निर्देश हैं, जो अब तक की इसकी उपलब्धियां हैं, उन्हें दर्शकों से साझा करें। जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। और हिंदी साहित्य भारती भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना के लिए और इसके साथ जो हमारी जो राजभाषा है उसको राष्ट्रभाषा के रूप में सम्मान दिलाने के लिए जो संघर्ष कर रहा है, और तमाम भारतीय भाषाएं जितनी भी हैं हमारी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और आसाम से लेकर के अरुणाचल प्रदेश से लेकर के और उधर अपने गुजरात तक, तो इन भाषाओं को साथ लेते हुए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, यानी कहना ये चाहती हूँ कि नई शिक्षा नीति में जिस त्रिभाषा सूत्र की बात की गई है कि हम भाषाएं जानें, लेकिन हमारा आत्मसम्मान है, हमारी जो पहचान है वह किस भाषा से होगी? राष्ट्रभाषा से होगी। लेकिन भारतवर्ष ऐसा राष्ट्र है कि दुर्भाग्यवश कहें या फिर राजनीतिक जो हमारे उठापटकें चलती रहीं उनके कारण कहें, जो भी कारण रहे हों, लेकिन अभी तक हिंदी को वह राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल सका है। और संविधान में अभी भी, संविधान की बात मैं यहाँ पर उसका उल्लेख करना चाहूंगी कि इंडिया दैट इज भारत, ये भाषा है, तो ये सीधे सीधे भारत क्यों नहीं होना चाहिए? एक आवाज हिंदी साहित्य भारती ने उठाई और उसके लिए हमने पत्र लेखन अभियान चलाया पूरे देश में, जो अभी भी चल रहा है। और महामहिम राष्ट्रपति महोदया को हम ये पत्र एक साथ सौंपेंगे और हमारे आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी, जो कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री रहे हैं और कृषि मंत्री भी रहे हैं, और किसी समय में मंचों पर भी उनकी सक्रियता बहुत ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने अब इस दिशा में साहित्य को एक नया अवदान दिया है, इसके लिए मैं उनको भी बधाई देती हूँ। साथ ही ये सारे प्रयासों के साथ पुराने जितने हमारे साहित्यकार रहे हैं राष्ट्रवादी विचारधारा के, चाहे वो श्री कृष्ण सरल जी रहे हों या फिर जितने भी साहित्यकार जो कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में अपना जीवन और अपना सब कुछ उन्होंने निछावर कर दिया देश को, ऐसे साहित्यकारों को मुख्य धारा में उनको उनके सम्मान का जो विषय रखने के लिए हमने अतीत का अभिनंदन और वर्तमान का अभिनंदन, जो वर्तमान साहित्यकार हैं इस विचारधारा के, उनके लिए कार्यक्रम रखे। उसके अतिरिक्त पत्र लेखन अभियान की बात मैंने आपसे की,
और इसके साथ ही साथ हम जो भाषाएं हैं, संस्कृति है, इसको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर विभिन्न माध्यमों से प्रयासरत हैं। 35 देशों में ये संगठन कार्य कर रहा है। जी। वाकई में हम हिंदी कविता के मंच से आदरणीय डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी का अभिनंदन करना चाहेंगे कि इतना बड़ा कार्य उन्होंने उठाया है, बीड़ा उठाया है इस कार्य का। तो अगले क्रम में मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो नई पीढ़ी है, जो नवोदित हमारे रचनाकार हैं, क्योंकि जब से देखिए सोशल मीडिया पर लोग सक्रिय हुए हैं, तब से एक बहुत लंबे चौड़ी नामों की सूची है। लोग लिख रहे हैं फेसबुक पे, वो अपने भावों को व्यक्त कर रहे हैं। तो ऐसे नवोदित रचनाकारों को, कवियों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? नवोदित रचनाकारों के लिए मेरा यह सुझाव कहूँ या फिर मैं इसको विमर्श भी कह सकती हूँ, या कि मेरे अपने जो अनुभव रहे हैं, जब तक हम पढ़ते नहीं हैं तब तक हम अच्छा लिख नहीं सकते। और पढ़ने के साथ साथ उन सारे पीड़ाओं को जीना भी आवश्यक है। हम केवल एक वातानुकूलित कक्ष में बैठ करके अच्छा साहित्य कभी नहीं रच सकते। अच्छा साहित्य, अच्छा लेखन, ये सब तभी हो सकता है जब हम धरातल पर उन सभी विषयों को जिएं। तो उनके लिए मैं इतना भर कहना चाहूंगी, एक तो पढ़ना आवश्यक है, पढ़ें और फिर अपना मंथन करें, श्रवण करें। एक परंपरा है ना, श्रवण मनन निधिध्यासन परंपरा है। तो ये ऐसे ही नहीं कहा गया, हमारे यहाँ ऋषि मुनियों की परंपरा रही है। और आज हम बहुत से ऐसे वाङ्मय में बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जिनके लेखकों के नाम नहीं जानते। भारतीय जो संस्कृति रही है वह नाम के पीछे नहीं भागी। भारतीय संस्कृति में ये हमेशा हमारी परंपरा रही है, ऋषि परंपरा रही है कि हम अपना समाज को क्या दे सकते हैं सबसे अच्छा, जो लोक संग्रह के लिए हो। गीता भी लोक संग्रह की बात करती है। तो हम लिखें, लेकिन तभी लिखें जब हम श्रवण करें, मनन करें, अध्ययन करें और तब निधिध्यासन, तब हम लिखने के लिए बैठें। तो अभी तो बहुत सारी तकनीकी की एक बहुत लंबी चौड़ी श्रृंखला है, सोशल मीडिया है, लेकिन ये सब पहले तो नहीं होता था, अब है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा साधन बने, हम इसको अब इन सारी परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग में लाएं। और जो भी लिखें वह पहले अच्छे से उसको हम देख लेंगे कितना ये नया एक लोक संग्रह की भावना से लिखा जा रहा है या नहीं लिखा जा रहा है, क्या हम दे सक रहे हैं नया इसमें, तब उसको हम साझा करें। और ये प्रश्न बहुत अच्छा था और यही मेरा सुझाव है कि पढ़ें और उसके बाद लिखें। जी। एक बहुत अच्छी बात जो मुझे आपके इस उत्तर में लगी, आमतौर पर लोग यह तो कहते हैं कि लिखने के लिए पहले पढ़ें, किंतु जो आपने श्रवण परंपरा का उल्लेख किया, वाकई में मेरे को अपने विद्यालय का समय याद आता है कि वार्षिक परीक्षा से पहले कई प्रतियोगिताएं होती थी। उसमें एक प्रतियोगिता सुपाठ की भी होती थी। बिल्कुल, चाहे गद्य हो या पद्य हो, उसे एक सरसता के साथ, एक लयात्मकता के साथ पढ़ना, यह भी अपने आप में एक कला है और उसके लिए सुनना भी आवश्यक है। और क्योंकि मैं अध्यापक हूँ, तो जब कक्षा में जाता हूँ तो बच्चों से मेरा विशेष आग्रह रहता है कि रोज एक पन्ना आप घर पर जरूर पढ़िए, अपनी किसी भी पुस्तक का। आप कहानी की पुस्तक से पढ़िए, आप कविता से पढ़िए, आप अपने विद्यालय की जो पुस्तक है उनसे पढ़िए, और उसे ऐसे नहीं कि मन में, उसे आप सस्वर वाचन उसका करें और उसमें भावों को प्रकट करने का प्रयास करें। तो यह आपका सुझाव था कि श्रवण परंपरा ये आवश्यक है। वाकई में मैं चाहूंगा कि जो नवोदित रचनाकार है वह इसका प्रयास अवश्य करें। तो हम चलते अंतिम सोपान की ओर, कार्यक्रम के समापन की ओर, और मैं चाहूंगा कि यह जो समापन है आप अपनी किसी मनपसंद रचना के साथ करें। आपका स्वागत। धन्यवाद। एक रचना है, उड़ान शेष है, और जब भी मैं हतोत्साहित होती हूँ कभी कभी, क्योंकि सभी के जीवन में ऐसा आता है कि जब वह
अपने आप को अकेला अनुभव करता है। निश्चित रूप से हम सभी अकेले हैं, लेकिन आसपास का कभी कभी ऐसा वातावरण जो कि आपको हतोत्साहित करता है, उस समय में एक रचना मुझे अपने लिए भी बहुत अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं दर्शकों को भी अच्छी लगेगी। उड़ान शेष है कि कुछ डग भरे अभी तो उड़ान शेष है, प्रत्यक्ष युग ने देखा अनुमान शेष है। कुछ डग भरे अभी तो उड़ान शेष है, प्रत्यक्ष युग ने देखा अनुमान शेष है। और जो बहा चले संग में तुम पवन निराली, जो बहा चले संग में तुम पवन निराली, सुगंधित समीर का अभियान शेष है। रवि रश्मि बांध पाए नहीं ऐसी कोई गठरिया, रवि रश्मि बांध पाए नहीं ऐसी कोई गठरिया, सतरंगी इंद्रधनु का वितान शेष है, सतरंगी इंद्रधनु का वितान शेष है। और सो ना सकोगे तुम भी यदि मैं न सो सकी तो। ये उस युग और उस परिस्थिति के लिए है कि जब हम अपने आप को असहाय अनुभव करते हैं और हमें सब अपने विरोधी प्रतीत होते हैं। तो सो ना सकोगे तुम भी यदि मैं न सो सकी तो, अभी मेरा मानदेय अनुदान शेष है, अभी मेरा मानदेय अनुदान शेष है। और समस्त रचनाकारों को कि संकल्प की लेखनी है ऐसे नहीं थकेगी, संकल्पों की लेखनी है ऐसे नहीं थकेगी, बंधन जो तोड़ डाले विधि विधान शेष है, बंधन जो तोड़ डाले विधि विधान शेष है। तो उस माँ शक्ति को जो अनंता है, आद्या है, उसको समर्पित ये शब्द कि बंधन जो तोड़ डाले विधि विधान शेष है समर्पित करती हूँ। और मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया, माँ सरस्वती, त्रिशक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जिसको हम कहते हैं, सृजन, पालन और संहार, ये हमारे पूरे इस सृष्टि के नियम हैं। और इन नियमों की जो जिसको नियमन करती है त्रिशक्ति या त्रिदेव के रूप जिस करते हैं, तो उस शक्ति को मेरा जो भी कार्य है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं केवल निमित्त मात्र हूँ। जो भी करवाया ईश्वरीय अनुकंपा से हुआ है। थोड़ा बहुत जो कर पाई हूँ अभी तक मैंने किया है, और भविष्य में मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इसको और आगे बढ़ाऊं और वही लोक संग्रह की भावना से कार्य कर सकूं। और कहा भी गया है कि मैंने शैलपुत्री फाउंडेशन का भी यही सूत्र वाक्य रखा है, सिद्धिर भवति कर्मणा, और गीता कहती है कि योगः कर्मसु कौशलम। तो हम केवल हमारा अधिकार कर्म में है, फल में बिल्कुल भी नहीं है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल पर अधिकार नहीं है, इसलिए उसके बारे में सोचना नहीं है। बस हम केवल ये प्रयास करें कि हम अपने कर्म को यथाक्षमता कितना अच्छा कर सकते हैं, बस इस पर हमारा ध्यान रहे, तो फल तो ईश्वर को देना ही देना है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और बहुत कुछ आज आपसे जानने समझने को मिला। और यद्यपि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब उनके पास खजाना होता है अनुभवों का, और होता है कि उनसे कितना ले लो, किंतु समय की एक बाध्यता होती है। और बहुत बहुत आपका आभार आज का समय देने के लिए। और इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं।